नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है भारत न्यूज 24 के इस खास पेशकश में। आगामी आम चुनाव को लेकर पटना में एनडीए की बैठक की गई। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की अध्यक्षता में कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में पार्टी ने बूथ स्तरीय तैयारियों पर चर्चा की। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाने पर भी सहमति बनी है। भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी एक दिन नहीं करते हैं। इनका तो काम है अपने संगठन को मजबूत करना। जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता लगकर दिन रात जब संगठन का विस्तार करते हैं तो लोग हमारे संगठन से जुड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति और माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम और काम देखकर आज संगठन इतना विस्तृत हो गया है कि अब संगठन और समाज में अंतर ही नहीं रह गया। संगठन हमारा समाज है, समाज हमारा संगठन है। आपको बता दें कि आज पटना में बीजेपी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने को लेकर, साथ ही संगठन मजबूती को लेकर और आगामी चुनाव पर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इधर बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने की है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, यूं तो अमूमन कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी बैठक पर बैठक कर रही है। इस बार की बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी और किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? मनोज जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? तकनीकी खराबी के कारण हमारा संपर्क हमारे बिहार एडिटर से टूट चुका है। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें हम कि बिहार में बीजेपी लगातार एक्टिव नजर आ रही है। सरकार पर हमला बोलते हुए लगातार बीजेपी के नेता नजर आते हैं और इन दिनों सक्रिय राजनीति करती नजर आ रही है। बीजेपी लगातार अग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। आज पटना में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई, संगठन मजबूती पर चर्चा हुई है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने को लेकर चर्चा की गई है। और बैठक की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत बीजेपी के और एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव की तैयारी में रहती है। साथ ही कहा कि बीजेपी लगातार जनता के बारे में सोचती है, जनता के हित के सवालों को उठाती है और इन दिनों जो बिहार में हो रहा है इस पर भी सवाल उठाते हुए, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बीजेपी के लोगों ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि मौजूदा सरकार कानून व्यवस्था को कंट्रोल में रखने के लिए विफल साबित हो रही है। बहरहाल हमारे साथ सहयोगी पटना से वीरेंद्र लगातार बने हुए हैं। माफ कीजिएगा, पटना से हमारे सहयोगी धीरेंद्र लगातार बने हुए हैं। धीरेंद्र, यूं कहा जाता है कि चुनावी मोड में हमेशा बीजेपी एक्टिव रहती है, हमेशा अग्रेसिव राजनीति देखने को मिलती है। आज भी एक बीजेपी की बैठक की गई है। बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? बिल्कुल, बीजेपी के द्वारा आज कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक का नेतृत्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कर रहे थे और साथ ही साथ बिहार प्रभारी विनोद तावड़े जी उस बैठक में मौजूद थे और साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के जो पूर्व मंत्री हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम जो बिहार के वरिष्ठ नेता हैं उस बैठक में मौजूद थे। आने वाले समय में कई सारी जो है कार्यक्रम होने वाले हैं बीजेपी के, उस कार्यक्रम को लेकर के बैठक बुलाई गई थी। साथ ही साथ बीते दिनों की बात की जाए तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक एक करके बैठक की थी, 1-to-1 बैठक किए थे सांसदों के साथ। और आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज इस बैठक को बुलाया गया था। उस बैठक में चर्चा ये भी हुई थी कि जिस तरीके से बिहार का जो आज के दिन में बिहार का जो हालात हो गए हैं, देश के जो हालात हैं, उन हालातों से निपटने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए कार्यक्रम को तेज किया जाए। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम करने से जो है वोटर को लुभाया जाएगा, उन्हें प्रभावित किया जाएगा कि बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, उस कोर वोटर के अलावे भी जो दूसरे संगठन के वोटर हैं, महागठबंधन के जो वोटर हैं, उन्हें भी बीजेपी की ओर कैसे लुभाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज जो है चर्चाएं गंभीर रूप से हुई है इस अहम बैठक में। जी, आपने बताया कि आज कोर कमेटी की बैठक हुई, बीजेपी की ओर जनता को कैसे लुभाया जाए, इस तमाम मुद्दों पर लेकर चर्चा हुई। देखिए, अमूमन सवाल उठ रहा है बिहार बीजेपी को लेकर कि बीजेपी का चेहरा बिहार में कौन होने वाला है। बिहार में चेहरे को लेकर काफी गंभीर समस्याएं हैं और काफी सवाल भी उठते नजर आए। तो इस बार की जो बैठक हुई, क्या चेहरे को लेकर मंत्रणा हुई है? बिल्कुल, बीजेपी में चेहरा को लेकर के लगातार जो है महागठबंधन भी सवाल खड़ा करती है कि उनके तरफ से नेता कौन होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे। हालांकि बीजेपी के तरफ से भी कभी सम्राट चौधरी का नाम आता है, तो कभी गिरिराज सिंह का नाम आता है, तो कभी जो बीजेपी के नेता ही लोग हैं वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वो साफ तौर पे कहते हैं जो आरएसएस के जो कैडर हैं या फिर जो पुराने कार्यकर्ता हैं वही बिहार के चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री का बीजेपी के तरफ से चेहरा होंगे। वही इन पर भी आरोप लगाया जाता है, इन पे कहा जाता है सम्राट चौधरी को कि सम्राट चौधरी कई पार्टियों से होकर के कई पार्टियों में उनका जो है वो रहे हैं, उसके बाद जो है बीजेपी में आए हैं। हालांकि वो बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी। तो कई मुद्दों को लेकर के जो है बातें हुई हैं। और वहीं पर जो चेहरा की बात की जाए तो चेहरा जो है अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। वो लोग कहते हैं कि चेहरा में क्या है, नरेंद्र मोदी एक ही हमारे नेता है, नरेंद्र मोदी, और उन्हीं के नाम पर जो है लोगों से अपील करते हैं वोट देने की। चेहरे की बात कर रहे थे, हम चेहरे की बात कर रहे थे। हमने अमूमन देखा है कई राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है। बहरहाल वो अलग बात है। अगर हम चर्चा कर ले बिहार की, तो पूर्व उप मुख्यमंत्री जो थे सुशील कुमार मोदी के बारे में ये कह रहे हैं विपक्ष के लोग, महागठबंधन के लोग भी ये कहते हैं कि उन्हें लालकृष्ण आडवाणी की तरह साइडलाइन कर दिया गया है, अब वो कहीं नजर ही नहीं आते। इस पर क्या कहेंगे? बैठक में इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हुई और सुशील कुमार मोदी को लेकर इस बार राजनीतिक बाजार में क्या चर्चाएं हैं? बिल्कुल, इस जो आज बैठक बुलाई गई थी कोर कमेटी के, इस बैठक में सुशील कुमार मोदी मौजूद नहीं थे। वो पटना से बाहर है, बिहार से बाहर है, लेकिन उनका भी नाम आता है। लेकिन वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो उनके नाम को लेकर के कहते हैं कि उन्हें तो साइडलाइन कर दिया गया है। वो महागठबंधन के विरोध में कुछ बोलते हैं तो हो सकता है उनको भी चेहरा बनाया जाएगा मुख्यमंत्री का, लेकिन जो मुख्यमंत्री का चेहरा है बीजेपी के तरफ से वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी का भी नाम लेते हैं उनके समर्थक, वहीं जो सुशील मोदी के समर्थक हैं वो सुशील मोदी का नाम लेते हैं, नित्यानंद राय का जो समर्थक है वो नित्यानंद राय के नाम लेते हैं, तो गिरिराज सिंह का जो समर्थक है गिरिराज सिंह का नाम लेते हैं। तो कहीं न कहीं जब बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा की बात की जाए तो कई चेहरा है बीजेपी में, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि कौन जो है बिहार के मुख्यमंत्री का बीजेपी के तरफ से चेहरा स्पष्ट नहीं हो पाया है। आप तीन नाम बता रहे हैं, सम्राट चौधरी हो या फिर गिरिराज सिंह हो या विजय सिन्हा हो या फिर सुशील कुमार मोदी हो। देखिए, बिहार में हम एक बात को दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि जातीय फैक्टर यहां बहुत चलता है। गिरिराज सिंह के बारे में अगर कहा जाए तो सवर्ण वोट होंगे, लेकिन बिहार में सिर्फ एक जाति के वोट को लेकर कोई पार्टी क्या आगे बढ़ सकती है, इस पर भी सवाल है। और साथ ही क्या किसी एक जाति पर फोकस करके या फिर एक धर्म पर फोकस करके बीजेपी आगे बढ़ने वाली है, या फिर उनका इस बार की रणनीति कुछ और होगी? बिल्कुल, आपने कहा जिस तरीके से जो स्वर्ण वोटर हैं वो बीजेपी के कैडर वोटर माने जाते हैं। वहीं बैकवर्ड की बात की जाए या फिर एमवाई समीकरण की बात की जाए तो एमवाई समीकरण जो है महागठबंधन की कैडर वोटर माने जाते हैं। तो आज बैठक हुई है, इस बैठक में
वोटरों को लुभाने की बातें कही गई है कि किस तरीके से वोटर को लुभाया जाए ताकि जो चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का बीजेपी के तरफ से वो सामने आएंगे, चेहरा सामने आएगा और जो वोटर होंगे उनके नाम पर जो है बीजेपी के वोट देंगे। इसीलिए जो है आज चर्चाएं हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा की बात की जाए बीजेपी की तरफ से तो कहीं न कहीं बीजेपी भी चाहती है कि बैकवर्ड कोई ही चेहरा हो, लेकिन स्वर्ण की बात की जाए तो स्वर्ण जो है स्वर्ण भी चेहरा है, तो वहीं उनको तुलना ये भी किया जाता है, गिरिराज सिंह को भी तुलना किया जाता है कि योगी की तरह बिहार में भी राज लाएंगे, बिहार में गुंडा की सरकार नहीं चलेगी। इस तरीके से बातें लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो इन दिनों हो रहा है उस तरह की नहीं होगी, योगी की तरह उनको चर्चा करते हैं, गिरिराज सिंह को भी चर्चा करते हैं। ये तो वही बात की जाए धीरेन्द्र, ये सिस्टम की बात रही। लेकिन अगर जदयू की चर्चा कर ले, जदयू लवकुश फैक्टर पर इन दिनों खेलते नजर आ रहा है। अगर कुशवाहा वोटों की हम अगर बात कर ले, एक गिनती उस तरफ रखें तो क्या सम्राट चौधरी के अलावा कुशवाहा वोटर्स को रिझाने के लिए और कुछ एजेंडा हो सकता है बीजेपी का? बिल्कुल, कुशवाहा वोटर को लुभाने के लिए अभी जो उपेंद्र कुशवाहा भी एक फैक्टर हैं, वहीं चिराग पासवान भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है वो जो उनके तरफ से जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो भी लवकुश वोटर को साधने के लिए उनको जो है रखा गया है एनडीए में। साथ ही साथ जो चिराग पासवान है वो भी मदद करते हैं कुशवाहा वोटर लवकुश समीकरण को साधने के लिए। तो कहीं न कहीं जो लवकुश जो वोटर हैं बीजेपी के तरफ आने के लिए कई जो फैक्टर हैं वो बीजेपी इजाद कर रही है। कई ऐसे नेता हैं लवकुश नेता, लवकुश फैक्टर को साधने के लिए तो बीजेपी तैयार कर रही है। लेकिन एक तरफ जहां चिराग पासवान को लेकर महागठबंधन पूरी तरह से हमलावर है, चिराग पासवान को लेकर कह रही है महागठबंधन की जो अपने परिवार को संभाल कर नहीं रख पाए वो क्या गठबंधन को संभाल कर रखेंगे। हालांकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारे चाचा को महागठबंधन का धर्म निभाते हुए, एनडीए का गठबंधन का धर्म निभाते हुए जो शीर्ष नेतृत्व कहती है उस बात को मानना चाहिए। लेकिन एक बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता है धीरेन्द्र कि चिराग पासवान का युवाओं में क्रेज है, युवाओं में उनकी चर्चा होती है और युवा वोटर कोई भी चुनाव का फैसला बदल सकते हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान जो बीते दिनों जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उसमें भी उनका जो है दमखम दिखा है। वो जिधर गए हैं उधर जो है पलड़ा भारी हो गया है। तो कहीं न कहीं चिराग पासवान को दरकिनार नहीं कर सकते हैं लवकुश वोटरों को साधने में या फिर दलित वोटरों को साधने में। चिराग पासवान जो है एनडीए में जो एक फैक्टर के रूप में है वो लवकुश वोट को साधेंगे, साथ ही साथ दलित वोट को साधेंगे। लेकिन महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के जो नेता हैं और साथ ही साथ जो बिहार के मुखिया हैं वो लवकुश वोट कहा जाता है कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक लवकुश वोट इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं जो है बीजेपी अब उसमें सेंध मारने की कोशिश कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा को अपने में शामिल कर लिया है, चिराग पासवान को जो कई सालों से लेकर के जो बीते दिन जो 2020 के चुनाव हुए थे उसमें जो है खटपट चल रही थी, वहीं अब बात की जाए तो चिराग पासवान को भी शामिल कर लिया गया है। तो कहीं न कहीं अब बीजेपी जो है लवकुश वोटरों को और हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बैठक के बारे में तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ एनडीए और बीजेपी लगातार बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है, आगामी चुनाव को लेकर लगातार बैठक पर बैठक कर रही है। देखना यह होगा कि बीजेपी किस तैयारी में, बीजेपी का इस बार चुनावी रणनीति क्या होने वाला है और साथ ही साथ इस बार एनडीए गठबंधन में कौन कौन से नेता बड़े फैक्टर के रूप में शामिल होंगे और सामने आएंगे। साथ ही साथ जातीय समीकरण की भी बात कर ले तो बिहार में जातीय समीकरण के बिना चुनाव नहीं होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। इस बार का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। बहरहाल ये तो रही विपक्ष की बात, बीजेपी की बात। इधर एनडीए बैठक कर रही है तो सत्ता पक्ष कहां चुप रहने वाली थी। शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव को लेकर सीएम हाउस में महागठबंधन दलों की बैठक हुई है। इस बैठक में सत्ता पक्ष के मंत्री, विधायक और अन्य नेता भी शामिल हुए। बैठक में शिक्षकों की मांग पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दिशा में समाधान का आश्वासन दिया है।
ने हमारी बातों को सुना और हमारी जो मांगे हैं, शिक्षकों की जो मांगे हैं, उसको पूरी करने की दिशा में वो अभी से लग चुके हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उन्होंने अभी बुलाया और इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। मुझे पूरा यकीन है कि शिक्षकों की पूरी मांगे आने वाला दिन में पूरी होगी। थोड़ा सा समय चाहिए और जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोई दिन का नहीं, आपको उसको लागू करने के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को अभी बुलाया इस वक्त। जी बिल्कुल, अब प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल इंशाल्लाह राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, उस दिशा में बातें हो रही है और मुख्यमंत्री बहुत जॉली मूड में थे। और शिक्षकों के प्रति सरकार अब सोचने लगी है। बहरहाल हमारे साथ बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, शिक्षकों को लेकर सरकार सोच रही है, एक बैठक हुई और कई घंटों तक ये बैठक चली है। क्या लगता है इस बैठक के बाद शिक्षकों की तमाम परेशानियां खत्म होने वाली है? देखिए, जब से बैठक का अनाउंसमेंट हुआ, शिक्षकों में एक आस जगी थी कि इसका कुछ न कुछ निराकरण हो पाएगा। 4 बजे से बैठक शुरू होने वाली थी, 4 बजे से बैठक शुरू हुई, लेकिन बैठक के पहले सीएम हाउस के आसपास बहुत सारे शिक्षक नेता मंडरा रहे थे। ये जानने के लिए घूम रहे थे, ये जानने के लिए बेचैन थे कि इसका निर्णय क्या होगा। जिस तरह से विगत कई सालों से ये जो भी नियोजित शिक्षक हैं, लगातार हंगामा करते आ रहे हैं, आंदोलन करते आ रहे हैं, और एक तरह से कहा जाए आयुष, तो ये जो शिक्षक का जो मामला है, इसका राजनीतिकरण हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक अपने हक के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और जितने सारे आंदोलन आज तक करते रहे हैं, पानी का फवारा खाए, लाठी खाए, अश्रु गैस जो है इन पर छोड़ा गया, इनके आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये इनका आंदोलन रुका नहीं। लेकिन जिस तरह से विगत जो सत्र चल रहा था, उसमें जो इनका आंदोलन हुआ था, तो उसमें जो संसदीय कार्य मंत्री हैं विजय चौधरी, उनका आश्वासन आया था कि सीएम से उनकी बात हुई है और वो इस पर बैठक करेंगे, समीक्षात्मक बैठक करेंगे और पॉजिटिवली इस पर निर्णय लेंगे, आप लोग शांति बनाए रखें। तो ये लेकिन पहले फिक्स नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही आज का दिन फिक्स हुआ था, शिक्षकों में बेचैनी बढ़ गई थी, शिक्षकों के अंदर एक उम्मीद जगी थी कि कुछ न कुछ इसका निर्णय निकलेगा। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद लगभग 1.25 घंटा तक ये बैठक चली और बैठक के बाद में जो भी नेता इसमें भाग लिए थे, महागठबंधन के नेता, जब एक साथ पैदल जब सीएम हाउस से निकल करके आए बाहर, प्रेस को संबोधन करना था या प्रेस को अपना मंतव्य देना था, तो उन्होंने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है और ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी जो है निर्णय ले लिया जाएगा आप लोगों की मांगों को लेकर के। सकारात्मक जो है बैठक हुई है, जो है सकारात्मक जो है बातें हुई हैं। सीएम जो है बहुत सकारात्मक है, पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही नेताओं का इस तरह का बयान आया, उसके बाद शिक्षकों में आक्रोश, जो भी शिक्षक वहां पर थे उनके अंदर आक्रोश दिखने लगा। उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि 15 अगस्त तक का हमने अल्टीमेटम दिया है, 15 अगस्त तक अगर निर्णय नहीं लिया गया तो वैसी स्थिति में हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। कुछ नेताओं का तो ये भी बयान आया कि हम लोग सारे स्कूल में तालाबंदी कर देंगे। तो कहीं न कहीं अभी जो है जो खाई है वो अभी पटी नहीं है, लेकिन जो विश्वस्त सूत्र हैं आयुष, वो हमको बता रहे हैं कि इसके बाद में सीएम जो है बहुत जल्दी इसका डिपार्टमेंटल जो डिपार्टमेंट मतलब कि फिनांस डिपार्टमेंट, कार्मिक डिपार्टमेंट और जो भी डिपार्टमेंट जो होता है किसी की बहाली के लिए, किसी की जो प्रोसीडिंग होता है सैलरी वगैरह के लिए, तो इस तमाम अधिकारियों की बैठक करने वाले हैं। बैठक करके देखेंगे कि कितना अधिभार आ रहा है फिनांस पर। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन बहुत जल्दी जो है 2-3 दिन में जो है अधिकारियों की बैठक होगी और इस पर कुछ निर्णय लेने की बात आ रही है और फिर इसको कैबिनेट में लाया जाएगा और कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। आयुष जी, आपने बोला कि कैबिनेट में लाया जाएगा, कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, लेकिन एक बात को हम नहीं भूल सकते हैं, एक बात को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं कि 4 लाख शिक्षकों का मामला है। 4 लाख शिक्षक
अगर हम उनसे जुड़े 3 व्यक्ति को भी गिन लें, मतलब 12 लाख वोटर्स, 12 लाख वोटर्स के लिए कहीं ये नीतीश कुमार या फिर नीतीश सरकार के जितने भी लोग हैं इतने हथकंडे तो नहीं कर रहे हैं? क्या इनके दिमाग में आगामी चुनाव भी तो नहीं है? देखिए, ये इनका शिक्षकों का आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं हुआ है। इसके पहले भी आंदोलन ये करते रहे हैं, और जिस समय एनडीए की सरकार बिहार में थी उस समय भी ये आंदोलन करते थे, और उस समय भी इन पर अश्रु गैस छोड़ा गया था, पानी का फव्वारा छोड़ा गया था। एनडीए की सरकार थी उस समय भी जो है आरजेडी शिक्षकों के तरफ से जो है बयान ये लोग दे रहे थे, आरजेडी के लोग दे रहे थे। पूर्ण तरह से राजनीतिकरण हो गया है। आयुष, मैंने बताया ना कि यहां पर एनडीए की भी सरकार रही, महागठबंधन की भी सरकार रही, ऐसी महागठबंधन की सरकार 2015 से लेकर के मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जब मौजूद थे, जिस वक्त बैठक की शुरुआत हुई थी, उस वक्त कई शिक्षक नेता वहां मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि जो भी सरकार हमारे लिए सोचेगी, सरकार में मौजूद जो भी लोग हैं वो हमारे लिए सोचेंगे, हमारा साथ उनके साथ है। तो क्या ये मुद्दा काम आने वाला है? क्या शिक्षकों को रिझाने पर सरकार को लाभ होने वाला है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं तो इसका वोट बैंक पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि 2024 का चुनाव होना है, पार्लियामेंट्री चुनाव सिर पर है, तो इस मद्देनजर भी कुछ जो है इस पर कार्रवाई हो सकती है। यहां पर आयुष, आपको एक बात बताना भूल गए हम कि जिस तरह से बीपीएससी से इन लोगों का एग्जाम होना था, वैकेंसी निकाली गई थी और कहा गया था कि नियोजित शिक्षक बीपीएससी से एग्जाम देकर के आएंगे, वो राज्यकर्मी का उनको दर्जा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि लेकिन ये जो सूत्र हमको बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनका विभागीय एग्जाम ले करके और जो भी और वैकेंसी है उसका बीपीएससी से जो है उसको भरा जाएगा, और इन लोगों को विभागीय एग्जाम इन लोगों का लेकर के राज्यकर्मियों का जो है दर्जा दे दिया जाएगा। और जो भी नेता मीटिंग से बाहर निकले उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सीएम बोल रहे हैं कि वो हमारे नियोजित शिक्षक नहीं है, हमारे राजकर्मी हैं, उनको मैं सैलरी दे रहा हूं, हमारे कर्मचारी हैं। तो ये नियोजित शब्द का इस्तेमाल आप लोग नहीं करें, नेताओं ने कहा है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा है कि वोट बैंक कहीं प्रभावित होगा, तो अमूमन बात यह है जिस तरह से जो है 4 लाख वोट बैंक है, 4 लाख शिक्षक हैं, अगर 3 का भी एवरेज जो है जोड़ लिया जाए तो 12 लाख का जो है वोट बैंक होता है। तो जाहिर सी बात है कि चुनावी जो प्रक्रिया है, चुनावी जो साल है, नेक्स्ट है जो चुनाव होना है, तो इसको भी लेकर के भी सरकार अपना मंथन में लगी हुई है। और एक तरह से कहा जाए कि पॉलिटिकल जो भी महागठबंधन के लोगों की बैठक हुई है, हालांकि लोग बताने से इनकार किया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर यह भी चर्चा हुई होगी कि इसका हम लोगों के पॉलिटिकल इसका बेनिफिट क्या होगा, कितना होगा, या पॉलिटिकली हम लोग कहीं प्रभावित तो नहीं होंगे, ऐसी भी चर्चा हुई होगी। लेकिन ये कोई भी नेता बताने से इनकार किए। लेकिन ये तो कहा जा सकता कहेगा है मनोज कि जी, 4 लाख परिवार का मामला, राजनीतिक, तो ऐसे में वोट बैंक, राजनीतिक गलियारों में ये बातें हो रही होंगी, लेकिन मुखर होकर इस बात को सामने कोई नहीं रखेगा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षकों को लेकर सरकार चिंतित नजर आ रही है। चिंता की वजह क्या शिक्षकों के बारे में सोचना है या अपने वोट बैंक को तलाशना है? सवाल बड़ा है। सवाल ये भी है कि कब तक शिक्षकों के समस्याओं का निदान हो जाएगा। साथ ही और भी सवाल खड़ा होता है कि दिमाग में सरकार के क्या चल रहा है, मंथन में क्या कुछ बातें हुई हैं, अभी फिलहाल जो शिक्षक हैं उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है।